हमने लास्ट क्लास में क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसमें हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ ब्रॉडर ओवरव्यू देखा और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा जो हमें इस क्लास को समझने में हेल्प करें। ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, किस तरीके से हम अपनी क्लास करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हिस्टोरिकली मदर अर्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, हिस्टोरिकली हम देखते हैं एंशिएंट टाइम से हमारी जो मदर अर्थ है उनको हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, क्या समझते थे इनके बारे में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर देन हम डिस्कशन करेंगे क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पर, पूरी बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी पर। ठीक है, और फिर हम वो देखेंगे हाउ एंड व्हाई क्लाइमेट चेंज, हाउ कैसे और क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, हाउ एंड व्हाई क्लाइमेट चेंज, कैसे और क्यों हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज होने का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज। फिर हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे क्लाइमेट चेंज के स्टेप्स के लिए जो लिए गए स्टेप्स, क्लाइमेट चेंज के लिए गए स्टेप्स के बारे में, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। फिर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करेंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और थोड़ा सा एक लास्ट में वे फॉरवर्ड देखेंगे, क्या करना चाहिए। डिस्कशन करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, हमारे नेचुरल वेदर पैटर्न में चेंज हो जाना। ठीक है, हमने नासा की डेफिनेशन भी पढ़ी और हमने इसमें यूएनएफसीसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ा रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हम क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन हम अपना आगे बढ़ाएंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, जिससे कि हमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन देख चुके हैं और उसके बाद हम एक हमारी स्कॉलर हैं वंदना शिवा मैम है। वो इको फेमिनिज्म की बात करती हैं, इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म की बात करते हैं। इको फेमिनिज्म, इको मतलब एनवायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड है। एंड फेमिनिज्म का मतलब है हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, विमेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि एनवायरमेंट और जो फेमिनिज्म है इनका डिग्रेडेशन का कॉज क्या है। ठीक है, क्या क्या कॉज है, किन किन चीजों से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहला पेट्रियार्की, दूसरा कैपिटलिज्म। ठीक है, पेट्रियार्की और जो
ये जो हमारा क्लाइमेट है, पहला पेट्रियार्की और दूसरा कैपिटलिज्म। और जो हमारा क्लाइमेट है, वो जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस पर पेट्रियार्की का ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है, जो उस पर कैपिटलिज्म का ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है, और विमेन पेट्रियार्की की वजह से सफ़र कर रही हैं। तो अब हम ये पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं कि पेट्रियार्की क्या होता है। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? मेल कम्युनिटी का डोमिनेंस, कम्युनिटी डोमिनेंस ऑन फीमेल। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी होगी वो मेल जेंडर के लिए बायस, जो हमारी सोसाइटी होगी वो मेल जेंडर, हमारी जो सोसाइटी होगी वो क्या करती है? मेल को सपोर्ट करती है, मेल को सपोर्ट करती है। हमारे जो कल्चर्स होते हैं वहाँ पर मेल हेजेमनी को शो किया जाता है। और जो हमारी विमेन्स होती हैं, उनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जो विमेन्स होती हैं वो क्या करते हैं? वो एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं। एक को सुपीरियर और इनको इन्फीरियर शो किया जाता है, और ये फेस करती है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसे पेट्रियार्की कहते हैं। एंड कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं, वो क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है जहां पर प्रॉफिट की बात की जाती है। तो प्रॉफिट ज्यादा कब आएगा? जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इंटरप्रेन्योरशिप करें। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो हमें एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करना होता है। ठीक है, एंड रिहैबिलिटेशन होता है। ठीक है ना, पूरी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें सिर्फ हम अपना सेल्फ प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होते हैं, प्रॉपर रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे फॉर मनी, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। तो वंदना सिन्हा मैम ने उन्होंने इसी चीज को बोला है कि जो फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, वंदना सिन्हा मैम देती हैं इको फेमिनिज्म। ठीक है, ये कुछ नोट्स हैं जो कि किसी बुक से तो नहीं बनाए गए, जो कि मैंने काफ़ी चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके बनाए। ठीक है, और हम इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकली हम जब देखते हैं, पहले वंदना सिन्हा मैम का एक कोट पढ़ते हैं, तो उसमें इको फेमिनिज्म की बात करती हैं मैडम। वो कहती हैं द डोमिनेशन ऑफ विमेन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म। पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म से ही विमेन का और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारी डाइटीज होती थी वो रिप्रेजेंट करती थी हमारा, हम इस तरीके से गॉडेस की पूजा करते थे, वो रिप्रेजेंट करती थी फर्टिलिटी, मदरहुड एंड अर्थ को। ठीक है, हमने हिस्टोरिकली मदर अर्थ को पूजा है, ये हमें बताइए, हमारी हिस्ट्री है, एंशियंट टाइम से ही मदर अर्थ को पूजते हुए आ रहे हैं, उनकी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आज तक भी पूजते हैं।
ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है। अब इसमें क्या, राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या था, हमें क्लीन एनवायरनमेंट का पूरा राइट है, ठीक, क्लीन, सेफ और डिसीज फ्री एनवायरनमेंट का हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है हमें क्लीन, सेफ और डिसीज फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो कि अब नहीं मिल पा रहा है, ठीक, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है, ये बात है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट टू लाइफ देता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि क्लीन, सेफ, डिसीज फ्री एनवायरनमेंट हर किसी का राइट है, बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं कि हमने कल पहले भी डिस्कशन किया है कि वर्ल्ड में एनवायरनमेंट कंसर्न और फोकस कब दिया गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होती है जो 1992 में, वहाँ पर एड्रेस किया जाता है कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट इतना कर चुके हैं तो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और हमें अब उसे एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड प्रमोटिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा इतना हो चुका है, अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं एनवायरनमेंट को। सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे और हम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देंगे। फिर हम एक एजेंडा 21 भी डिस्कशन करेंगे, उसमें ये बोला गया कवरिंग वेरियस एरियाज लाइक पॉवर्टी, इरेडिकेशन, कंजप्शन पैटर्न एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। एजेंडा 21 भी क्या बोलता है, हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, कंजम्पशन पैटर्न को, मतलब कि अब हम ऐसे बन चुके हैं कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बस कंजम्पशन की बात करते रहते हैं। कोई भी चीज़ है उसको हमें, हमारी डिज़ायर्स बहुत बढ़ चुकी हैं, किसी भी चीज़ को कंजम्पशन ही करना है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो हम कंजम्पशन के चक्कर में एनवायरनमेंट को इतना कंज्यूम कर चुके हैं कि अब एनवायरनमेंट पर हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है। एनवायरनमेंट की बहुत सारी हमारी जो स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। और हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। एजेंडा 21 में ये था। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे ओजोन लेयर डेप्लीशन, मतलब कि हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है, वो डिग्रेड होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, उसमें मीथेन आती है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड्स आएगी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ये सारी गैसेस आती है कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन एंड ट्राईफ्लोराइड आएगी। और अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा ओजोन इफेक्ट क्या क्या हो गई, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, जैसे ओजोन लेयर हमारी डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन इतना हो रहा है कि ओजोन लेयर डिग्रेड हो रही है। फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, फ्लोरा एंड फाउना इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, जैसे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। मेराइन इकोसिस्टम में कोरल जो है हमारी सी में मिलते हैं, हमें ओशंस में मिलते हैं, तो क्या हो रहा है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हीट वेव्स, वो गर्मी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पूरी मेराइन इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं
कि हीट वेव्स आ रही हैं। हीट वेव्स में क्या हो रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर मतलब इवेपोरेशन इतना हो रहा है, ग्राउंड वाटर का डेप्लीशन हो रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। और हम इससे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन से साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं और अर्थ बिकम अनबैलेंस हो रही है, क्योंकि पानी इतना निकले, कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ खोखली होती जा रही है, नीचे से पानी निकलता जा रहा है। हेल्थ डिसीजेस हमारे यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि हीट वेव से जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम, हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, रिस्ट्रिक्शन इन फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस, और हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जैसे हमें एनजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम पाते हैं और क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट वीमेन अफेक्ट हो रही है, जैसे चाइल्ड और ओल्ड एज पीपल्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे लेबर क्लास इफेक्ट हो रही है, जैसे हीट वेव्स इतनी हो जाती है कि लेबर क्लास की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, एंड लो वेज अर्निंग, और वो काम नहीं कर पा रहे तो उनकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, जिससे कि उन्हें वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो उन्हें डेप्रीवेशन फेस करना पड़ेगा सोसाइटी में, बिकॉज दे फेस रिसोर्सेज स्केर्सिटी, और उन्हें उनके पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं, बेसिक रिसोर्सेज के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी उनके पास। इट क्रिएट इनइक्वल इन द सोसाइटी एंड इंक्रीज क्राइम ऑल्सो, और ये क्या करेंगे, अब सिर्फ सोसाइटी में इनइक्वालिटी, रिच और पुअर का गैप बढ़ता जाएगा, फिर इनइक्वालिटी से क्या होगा, क्राइम इंक्रीज होंगे। ठीक है, और हम ये देखते हैं फॉरेस्ट फायर हो रहा है, हम देखते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगती रहती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, क्योंकि हीट वेव्स ना, हीट बढ़ चुका है हमारे यहाँ पर, जल्दी से आग लग जाती है, पत्ते वगैरह सूखते हैं, आग लग जाती है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लडिंग को भी देखते हैं, जैसे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने के कारण क्या है, नदियों में पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहाँ फ्लडिंग हो रही है। तो हाँ, ठीक है, फ्लडिंग हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, और फ्लडिंग होने से क्या हो रहा है कि आसपास का एरिया डैमेज हो रहा है, हम लोगों का लाइवलीहुड जा रहा है, प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उनके अंदर पहले वो ग्लेशियर सॉलिड थे, ठीक है, स्नो हुआ करती थी, अब वहाँ पे लिक्विड चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस निकल रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन पैंडेमिक कॉज हो सकता है। जैसे कि हम फोकस कर सकते हैं, वहाँ पे फोकस किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है, फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का मतलब होता है कि ग्लेशियर मेल्ट होने से, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का मतलब होता है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, वो लिक्विड बन रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट से, ठीक है, अर्थ पर हीट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये अपना इनका नेचुरली ये था, इनका ये नेचुरल था कि ये यहाँ पे स्नो थी। ठीक है, नेचुरली यहाँ पे स्नो हुआ करती थी, अब ये मेल्ट हो रहा है, स्नो से अब क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहे हैं, लिक्विड बन रहे हैं। अब इनकी ये जो रिवर्स में वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वाटर का फ्लो बढ़ रहा है, फिर ये फ्लडिंग हो रही है, रिवर्स के कुछ बड़े बड़े डैम्स वगैरह वो भी टूट रहे हैं, क्योंकि फ्लडिंग हो रही है, आसपास का लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, ये सारा अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग सफर कर रहा है।
इमिशन का सबसे बड़ा जो ये मेल्टिंग का सबसे बड़ा कॉज ही क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन जो है हमारी आइस पर कार्बन की कोटिंग हो जाती है, कितनी गर्मी हो चुकी है, और इससे क्या हो रहा है कार्बन इतना आइस पर कोट हो जाता है कि जो सन की रेडिएशन आती है वो आइस को मेल्ट अंदर चली जा रही है। नहीं तो आइस की प्रॉपर्टी होती है कि जो आइस जो होती है जैसे अर्थ की सन की रेडिएशन आएंगे और ये वो गो बैक चली जाती है, उससे मेल्ट नहीं होता है, आइस का ही होता है, लेकिन अब कार्बन से आइस मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, अब ये एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि पेंडेमिक के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि पेंडेमिक के चांसेस ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस निकलेंगे, क्योंकि जब आइस मेल्ट होगी कितने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे, तो ये ह्यूमन हेल्थ पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन रशिया वगैरह रशिया हो गई और भी डेवलपिंग नेशंस जो हैं वहाँ पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे अपने रिसर्च लैब वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, और यही हो रहा है, हमें वायरसेस बैक्टीरिया आएंगे तो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर होगा। मेजर कॉज है। ठीक है, और इसमें और क्या हो रहा है, फूड इनसिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ड्रॉट बढ़ हो रहा है, वाटर है नहीं। ठीक है, और सेलेनिटी विच अफेक्ट कोस्टल एरिया, और यहाँ पर हमारी क्या हो रही है इंक्रीज ड्रॉट, मतलब कि सूखा पड़ रहा है, और सूखा पड़ रहा है तो जो वाटर सेलिनिटी बढ़ रही है, पानी तो भी इवेपोरेट हो रहा है लेकिन नमक नीचे बैठ रहा है, विच अफेक्ट कोस्टल एरिया, है ना। एग्रीकल्चर है, इंक्रीज रिहैबिलिटेशन, इट कॉज रिहैबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम। अब हमारी एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक हमारी प्रॉब्लम अब एक और जो है क्या हो रही है कि फूड इनसिक्योरिटी होगी, जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इनसिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन होगा। कैसे होगा वो बताते हैं। फूड इनसिक्योरिटी कैसे होगी, ड्रॉट्स आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो कल्टीवेशन कहाँ पर हो, वाटर की एक्सेसिव डिमांड होगी कल्टीवेशन के लिए। एक्सेसिव डिमांड फॉर वाटर, ठीक है, और एक्सेसिव डिमांड होगी पानी की। ठीक है, ड्रॉट आएंगे, और इससे क्या हो रहा है कि हमारे पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, और जैसे ये ओशन है, ओशन में ये नमक भी होता है वाटर भी होता है, ओशन में कॉम्बिनेशन होता है, सलाइन वाटर होता है, ठीक है, वाटर भी है और सलाइन नमक भी है, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है। और जो कोस्टल एरियाज में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में भी तो लोग रहते हैं, तो सॉल्ट का कोस्टल एरियाज में इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है कोस्टल एरियाज में, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम हो गई है कि कोस्टल एरियाज में सबसे पहले यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम राइज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट
रिहैबिलिटेशन, जैसे कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे सलाइन वाटर होगा, ठीक है, आसपास सलाइन वाटर है, और यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका कल्टीवेशन भी होता होगा, खेती है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इनका एग्रीकल्चर में सलाइन वाटर आएगा तो एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल वाटर की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, फेवरेबल वाटर मतलब कि सैलिनिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर वहाँ उन्हें फूड ही नहीं मिलेगा, उस फूड से वो अपना फूड प्रोडक्शन उनके लिए लाइवलीहुड है, तो यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और सर्च बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लिविंग एनवायरनमेंट, रहने के लायक एक अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढेंगे वो लोग, और जिससे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिहैबिलिटेशन कहाँ पर रहे, ठीक है, उनका कल्चर भी लॉस होगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम नेक्स्ट स्विच करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, वो है हाउ एंड व्हाई क्लाइमेट चेंज, कैसे और क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज। हाउ एंड व्हाई क्लाइमेट चेंज, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कॉज क्या है, कार्बन इमिशन और मीथेन, कार्बन और मीथेन का इमिशन होना, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है इमिशन, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर आ रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे यहाँ पास, हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल्स, एसी, और दूसरा इनसे किस किस चीज़ का इमिशन हो रहा है, इनसे इमिशन हो रहा है कार्बन का, ठीक है, और मीथेन का, दूसरा हम यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन किसके लिए हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, ठीक है, और हम देखते हैं हिमालय रीजन भी डिफॉरेस्टेशन फेस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हिमालय रीजन्स में हमें क्या अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है, और हमें हम फेस कर रहे हैं लार्ज लेवल डिवास्टेशन फेस कर रहे हैं हिमालय का, ठीक है। अर्थक्वेक तो हमें मैसिव स्केल पर देखने को मिलेगा, बहुत बड़े स्केल पर, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा हमें काफ़ी ज़्यादा हमारा हार्म होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन हम ये भी देख सकते हैं,
मैनग्रोव्स की कटिंग हो रही है। मैनग्रोव्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिवर वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ पेड़ लगे रहते हैं, पेड़ होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं पानी में, इनका एक अपना रोल होता है इकोलॉजी में, सेल्फ रोल होता है फूड इकोलॉजी। ठीक है, और अब हम इनके रोल को ही नहीं समझ रहे, बस अब हमने क्या कर दिया, इनके क्या क्या करते हैं, सेल्फ रोल क्या क्या होता है। सबसे पहला इनका रोल होता है, ये सोइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, आसपास ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। यहाँ पे और भी अंदर पेड़ पौधे होते हैं, जो किनारों पे पेड़ होते हैं उन्हें मैनग्रोव्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्लड वगैरह नहीं, वाटर लेवल बैलेंस करके रखते हैं। यहाँ पर फ्लड का चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इन यहाँ पे सोइल भी इरोजन नहीं होता, वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन भी हो रहा है। दूसरा हम देखें, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन में हम देखते हैं कि प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जो कि हेल्थ को, कैंसर, मतलब हेल्थ के लिए इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट। लेकिन आज हम अपने किचन में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक देखते हैं। ठीक? और जो ये प्लास्टिक होती है, इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो भी बहुत कम होता है, जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं हो जाती है, इसका रेट बहुत कम है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक में भी माइक्रो प्लास्टिक एक इशू है। माइक्रो प्लास्टिक क्या हो रहा है, जो हमारे मेराइन ऑर्गेनिज्म है ना, वो उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, अर्ली डेथ हो रही है। मेराइन ऑर्गेनिज्म में अर्ली डेथ दिखती है। फिर हमें स्पेस डैब्रिज देखने को मिलता है। स्पेस डैब्रिज का मतलब होता है कि स्पेस में पॉल्यूटेड वेस्ट स्पेस में पॉल्यूटेड और वेस्ट मटेरियल्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि रॉकेट की एंड अदर रिसर्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट